सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं सुशील कुमार फुल्ल जी द्वारा रचित कहानी जीजी विशा। उठते बैठते चलते फिरते हर समय उसे यह महसूस होता रहता कि वह मर रहा है, मरता ही जा रहा है। परंतु उसे अचंभा होता है कि मरने की प्रक्रिया का अंतहीन अंत निरंतर बना रह सकता है। उसका मन होता है कि वह अपनी अनुभूति अपनी पत्नी से बताए, अपने मित्रों से कहे, परंतु उनकी प्रतिक्रिया शायद ही सहानुभूति हो। ऐसी संभावना की कल्पना मात्र से वह चुप रह जाता है। आज जब वह घर पहुंचा तो बिल्कुल सहज जान पड़ता था। आते ही उसने एक प्याला चाय लिया, परंतु चाय ठंडी होने के कारण उसका मन नहीं भरा। न चाहते हुए भी उसने ऐसा व्यक्त कर दिया, परंतु पत्नी के चेहरे से साफ झलकता था। क्या साफ झलकता था? यह वह महसूस करता है, परंतु अनुभूति को शब्द नहीं देता। व्यर्थ का बवंडर खड़ा हो जाएगा। एक बार तर्क वितर्क शुरू हो गया तो फिर शीघ्र अंत होने का नाम नहीं लेता। कई बार तो अपने आप को रोकते हुए भी वह कहीं आगे तक उलझता ही चला जाता है। तब उसे मर रहे होने का एहसास और भी गहराई से होता है और वह दिल की धड़कन को हाथ से महसूस करता हुआ सोचता है कि वह मर नहीं रहा, बल्कि घुल घुल कर मर रहा है। वह कुछ देर तक इधर उधर टहलता रहा, खाने के लिए कुछ ढूंढता रहा। उसके हाथ थोड़ी सी मूंगफली लगी, वह मूंगफली ही खाने लगा। मेज पर पड़े अखबार पर वह छिलके रखने लगा। पत्नी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, कभी सफाई का भी ध्यान रख लिया करो। यहाँ दिन भर नौकरी करो और सुबह शाम सफाइयाँ करो, कभी ये करो कभी वो करो। उसने सिर्फ अपनी पत्नी की ओर देखा, बोला नहीं। अखबार अगर कूड़ा करकट रखने के लिए ही लेते हो तो बंद क्यों नहीं कर देते? वह फिर भी नहीं बोला। मैं नौकरी इसलिए तो नहीं करती कि तुम सब गुलछर्रे उड़ाओ और मैं कलपती रहूं। तुम्हें किसी ने कहा था नौकरी करो? वह कुछ और बोलता बोलता रुक गया। मैं नौकरी ना करूं तो तुम्हारा दिवाला पिट जाए। तुम्हारे 300-400 रुपए से क्या बनता है? या तो मेरे 500 रुपए आ जाते हैं तो घिसटते पिसटते निर्वाह हो जाता है, अन्यथा। उसकी पत्नी ने थोड़े में ही बहुत कुछ कह दिया था। कहे से अनकहा कहीं अधिक पीड़ादायक था, कहीं अधिक मारक। वह चुप हो गया, कहीं बहुत गहरे धंस गया, जहां उसे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही थी। आप ही सुरेश्वर जी हैं? उसने घर के अंदर प्रवेश करते हुए पूछा था। जी। वह किसी अपरिचित युवती के इस प्रकार के संबोधन से खिल उठा था। मुझे आपकी कहानी एक सन्यासी और बहुत पसंद आई, जो कल्पवृक्ष में छपी है। जी। वह बहुत प्रसन्न था। उसकी पहली ही कहानी छपी थी, परंतु जिस पत्रिका में वह छपी थी उसमें एक ही कहानी का प्रकाशित होना क्षण भर में लेखक को प्रसिद्ध कर देने को पर्याय था। कहानियां तो उसने पहले भी लिखी थी, परंतु उसका कभी साहस नहीं हुआ था कि वह उन्हें प्रकाशनार्थ किसी बड़ी पत्रिका में भेजे। यह तो भला उसके मित्र का, जिसने उसका हाथ देखकर कहा था कि तुम्हें तो बहुत कल्पनाशील होना चाहिए। क्या कभी कुछ लिखते भी हो? हाँ। सुरेश्वर के हर्ष की सीमा नहीं थी। तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए, लेखन में तुम्हारी सफलता निश्चित है। और हुआ भी वैसा ही। उसकी पहली कहानी ही देश की सबसे बड़ी कहानी पत्रिका में प्रकाशित हो गई। वह एकाएक अपने आप को कहानीकार महसूस करने लगा। वे दोनों बैठक में कुर्सियों पर आमने सामने जा बैठे थे। आपका शुभ नाम? करुणा। आप कहाँ से आई हैं? मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ। पत्रिका में कहानी के साथ आपका पता पढ़ा तो सोचा इतना निकट होते हुए भी एक महान कहानीकार से न मिलना मूर्खता होगी। अब वह खुलकर हंसने लगी थी। सुरेश्वर ने सोचा था कि वह कहीं दूर से, कहीं किसी दूसरे नगर से, उसी मोहल्ले में उससे मिलने आई होगी, परंतु जब यह पता चला कि वह उसी मोहल्ले में रहती थी तो उसका सारा उत्साह जाता रहा। वह एकाएक अपने आप को बहुत ही छोटा कहानीकार महसूस करने लगा। करुणा द्वारा उसके लिए प्रयुक्त महान कहानीकार शब्द भी उसे बांध नहीं पाए। दोनों लगभग 1 घंटे तक बैठे रहे, परंतु बातचीत
औपचारिकता की सीमा में सिमट आई थी। आप क्या करती हैं? बीएड में हूँ। क्या बीएड जरूरी है? हाँ। क्यों? शादी के लिए पासपोर्ट है। दोनों भरपूर हंसी हंसे थे। उसके चेहरे पर एक अपरिचित मुस्कान फैल गई। उसकी पत्नी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। फिर बोली, कल्पना की दुनिया में ही खोए रहते हो, कभी घर का भी किया है? आज किस कल्पना सुंदरी की याद में मुस्कुराहटें फैला रहे हो? तुम्हारी ही, वह गंभीरता से बोला। बिल्कुल झूठ। मेरे सिवाय तुम्हें दुनिया की सभी औरतें सुंदर लग सकती हैं। सच? तो और झूठ? वह अपनी पत्नी के अविश्वास के आगे टुकड़े टुकड़े हो गया। थोड़ी देर के लिए मौन। फिर बोला, अच्छा, आज जल्दी खाना बना लो, कुछ लिखने का विचार है। लिखना ना हुआ, पागलपन हो गया। कभी साल में 150 रुपए आ गए, उससे क्या होता है? कुछ सोचते हुए पत्नी ने फिर कहा, और जो 150 आते भी हैं वे कहानियों के आने जाने पर डाक टिकट लगते हैं ना, उसी में निकल जाते। छोड़ो कहानियों का चक्कर और कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा दे डालो। बत्रा कब का सुपरिटेंडेंट बन गया और तुम क्लर्क के क्लर्क ही बने बैठे हो। अरे भाग्यवान, देखना तो मेरे दिल की धड़कन रुकती जान पड़ती है। सच, मैं मर रहा हूँ। बहुत देखे हैं ऐसे मरने वाले। पता नहीं कहाँ से सीख आए हो। बार बार यही रट, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। मरने वाले कभी ऐसे नहीं कहते। और फिर मरना सभी को है। तुम्हारे मरने में विशेष क्या है? उसकी पत्नी सच ही तो कहती है। वह 24 घंटे मरने की बात कहता है। कोई तुक है? वह उठकर टहलने लगा है। वर्ष का अंत चल रहा था। इन दिनों में दफ्तरों में काम की रफ्तार बढ़ जाती है। दफ्तर के बाबू फिर कई कई घंटे अतिरिक्त समय में ही काम में लगे रहते हैं। सुरेश्वर इस दफ्तर में अभी अभी नया नया बदल कर आया था। वह अपना इम्प्रेशन बनाना चाहता है। उसने बहुत सा बकाया काम निपटाने का दायित्व भी ले लिया था। अब उसे न दिन में फुर्सत थी न सुबह शाम। इन दिनों वह कहानियां लिखना भी भूल गया। रात को बहुत देर तक वह दफ्तर में बैठा काम करता रहता। बहुत थक जाता। कभी कभी तो वहीं सो लेता और फिर शाम को काम करने बैठ जाता। लेकिन फिर लगता था कि निश्चित समय में वह काम निपटा नहीं पाएगा। अचानक उसे डॉक्टर सुमन वीर की याद आई। वह प्राइवेट तौर पर एमएस डिग्री के लिए पेपरों की तैयारी कर रहा था। सारी सारी रात पढ़ता रहता। दिन में अस्पताल में भी पूरी ड्यूटी देता। सुरेश्वर पड़ोस में ही रहता था। उसने जिज्ञासावश डॉक्टर सुमन वीर से रहस्य जानना चाहा था। उसके रहस्य पूछने पर डॉक्टर सुमन वीर ने हंसते हुए कहा था, मेरे पास एक ड्रग ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसे खाने से न केवल नींद उड़ जाती है बल्कि पढ़ने में भी मन लगने लगता है। उसका नाम है मेथाड्रिन। अलादीन का चिराग के समतुल्य है मेरी यह संजीवनी। सुरेश्वर उस समय तो अविश्वास से मुस्कुरा दिया था, परंतु अब उसे रहस्य समझ में आया। वह बाजार से 10-20 गोलियां मेथाड्रिन की ले आया। साय खाना खाने के बाद एक गोली खाकर वह दफ्तर में जाकर काम करने लगा। रात 4 बजे तक वह बड़े आराम से बैठा रहा। फिर 1-8 घंटा लेट लिया। फिर नहा धोकर दफ्तर में जा बैठा। वह संजीवनी के सहारे कई दिन तक लगातार दफ्तर का काम निपटाता रहा। उसे अफसोस था कि उसने पहले ही संजीवनी बूटी का प्रयोग क्यों नहीं किया। नहीं तो आज तक काम ही समाप्त हो गया होता। अब काम समाप्त करने की सीमा रेखा आ ही पहुंची थी, लेकिन उसमें भी काम होता हुआ दिखाई नहीं देता था। संजीवनी के सहारे लगभग 48 घंटे लगातार बैठा रहा। सुबह के 9 बज चुके थे। वह अपने काम की समाप्ति पर था, तभी मिस्टर हांडा आते दिखाई दिए। उसने गर्दन उठाकर उनकी ओर देखा। वह देखता ही रह गया। उसे लगा मानो उसके सिर में लहरियां चलने लगी हों, लहरियां जो बढ़ती ही जा रही थी। अच्छा भाई सुरेश्वर, आप तो काम कर रहे हैं। मैं तो यूं ही इधर निकल आया था। अभी दफ्तर लगने में 1 घंटा है, कहकर मिस्टर हांडा जाने लगे। सुरेश्वर के मस्तिष्क में लहरियां धूम धड़ाका करने पर तुली हुई थी। उसने मिस्टर हांडा से कहा, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। सिर में अजीब सी सरसराहट है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मिस्टर हांडा ने परामर्श दिया। दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे। मिस्टर हांडा प्रतीक्षालय में बैठे रहे और सुरेश्वर की जांच अंदर हो रही थी। उसने जाते ही डॉक्टर से बता दिया था, डॉक्टर साहब, मैंने मेथाड्रिन खाई थी,
कई महीनों से लगातार खाता आ रहा हूँ। डॉक्टर ने घूर कर उसे देखा था, फिर रक्तचाप की जांच की थी। सुरेश्वर की भुजा पर रक्तचाप यंत्र पहली बार लगा था। वह चौंक गया था। पारे के चढ़ने उतरने की प्रक्रिया को देखकर वह सहम गया था। मेथाड्रिन का भला रक्तचाप से क्या संबंध? रक्तचाप तो बड़ा बुरा होता है। कहीं वह दिल का मरीज तो नहीं बन जाएगा? लेकिन नहीं, 30-32 की आयु में ये बीमारियां नहीं होती, उसने मन ही मन सोचा था। फिर डरते डरते डॉक्टर से पूछ ही लिया था, रक्तचाप तो ठीक है ना? नहीं, नॉर्मल से बहुत ऊंचा उठ गया है। तुम्हें मेथाड्रिन नहीं खानी चाहिए थी, इससे गुर्दे और दिल खराब हो सकता है, डॉक्टर ने सहज स्वभाव से कहा था। हांडा साहब, आप इन्हें ले जाइए और पूरा आराम करवाइए। यह दवाई 2-2 घंटे बाद देते रहें। कल फिर चेक करवाना। डॉक्टर ने हांडा साहब को अंदर बुलाकर सब कुछ समझा दिया था। सुरेश्वर जब डॉक्टर के पास आया था तो स्थिति उसे इतनी गंभीर नहीं लग रही थी। सोचा था कि सोने न सोने के कारण ही मस्तिष्क में लहरियां दौड़ती महसूस हो रही होंगी, लेकिन क्लिनिक से बाहर निकलते ही उसे लगा कि मानो वह गिरा कि अब गिरा। उसे अपने दिल की धड़कन बहुत तेज लगी। उसे याद है वह हांडा साहब की सहायता से घर पहुंच पाया था। फिर उसे कुछ नहीं पता था। जब वह लगभग 6 घंटे बाद होश में आया तो काफी स्वस्थ लग रहा था। हांडा साहब सारा दिन उसके पास बैठे रहे थे। दफ्तर के बाकी लोग नहीं आ सके थे। काम का निपटारा बहुत जरूरी था। वह भौंचक्का रह गया जब मिस्टर हांडा ने उसे बताया कि इन 6 घंटों में 2 बार डॉक्टर को बुलाना पड़ा। लेकिन ऐसी बात क्या थी? सुरेश्वर ने पूछा। मिस्टर हांडा ने बताया, बात तो कुछ भी नहीं थी और देखा जाए तो थी भी। तुम बिल्कुल अचेत पड़े थे, बीच बीच में कुछ बोलते जाते थे। क्या? यही कि मैं मर रहा हूँ, अब नहीं बचूंगा, देखो मेरे हाथ पांव एकदम ठंडे हो गए हैं। ओह, मैं नहीं जानता था कि इतनी जल्दी मर जाऊंगा। लेकिन और भी कुछ कहा? चलो छोड़ो, परमात्मा की कृपा से समय टल गया। मैंने कुछ करुणा तथा बच्चों के बारे में ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया? कहा तो था, लेकिन हमें साफ साफ सुनाई नहीं दिया। सुरेश्वर समझ गया कि मिस्टर हांडा जानबूझकर उसे बता नहीं रहे हैं ताकि फिर से उस पर कोई प्रभाव ना हो जाए, परंतु उसे याद है कि बेहोशी में भी बार बार करुणा और बच्चों के प्रति चिंतित दिखाई देता था। वह बुदबुदाया था, करुणा से कहना वह दूसरी शादी जरूर कर ले, 2 बच्चे हैं, वे भी पल जाएंगे। मैं उसे क्षण भर का सुख भी नहीं दे पाया। अभी जाने की योजना बन रही थी कि बुलावा आ गया। करुणा से अवश्य कहना कि वह विवाह कर ले। दोपहर में ही उसकी पत्नी को स्कूल से बुला लिया गया था, परंतु उस समय सुरेश्वर गहरी नींद में सोया था। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया था। साय उठा तो उसका चेहरा अजीब अजीब लग रहा था। उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से उसे देखा था। प्रेम नहीं, शायद उसमें दया की भावना अधिक थी। उसे अब आराम की आवश्यकता थी। जो भी मित्र आदि उससे मिलने आते बराबर परामर्श देते रहते, देखो अब नमक बिल्कुल नहीं खाना, घी बहुत बुरा है, बड़ी नामुराद बीमारी है, बचकर चलो तो शायद ठीक हो जाओ। कभी हो सकने वाले खतरे से वह प्रायः शंकित रहता था। मित्रों की सावधानी के परामर्श से वह और अधिक भयभीत हो जाता। ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी ने उसे पूरी तरह से संभाला था। उसी के परामर्श से वह कुछ दिन बच्चों सहित घर से बाहर चला गया था। वे दिन उसके अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से निकल गए थे। हालांकि उसे कई बार अचानक लगता कि पता नहीं कौन सा पल आखिरी पल साबित हो। वह कभी अकेले में अपनी पत्नी को अपना भय बताता, करुणा, मैं मर रहा हूँ। मरना कितना अनिश्चित है और कितना अवश होता है। जो हो चुका है उसे भूल जाओ। और फिर तुम्हारा रक्तचाप तो गोलियां खाने से हुआ था, वैसे नहीं। अब गोलियां खाना छोड़ दी हैं तो कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। वह उसे समझाती। वह ध्यान से उसे सुनता परंतु बोलता कुछ नहीं। हाँ, मन में एक बवंडर अवश्य उठ जाता। शायद करुणा उसका मन रखने के लिए कहती है, पता नहीं वह कब आर पार हो जाए। उसका मन कहता, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ लिखना है, अभी नहीं। फिर उसकी पत्नी ने अपने पति का हाथ एक ज्योतिषी को दिखाया था। हस्त रेखाओं को देखते हुए उसने कहा था, तुम मर सकते थे परंतु वह समय निकल गया है, तुम्हारी जीवन रेखा बड़ी लंबी है।
सुरेश्वर ने हस्तरेखा विशेषज्ञ को बड़ी कृतज्ञता से देखा था। फिर एक विचार कौन गया था, शायद उसकी पत्नी ने हस्तरेखा विशेषज्ञ को ऐसा कहने के लिए पहले ही कह दिया हो। उसे लगता कि डॉक्टर सुमन वीर झूठ कहता था कि संजीवनी खाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाना चाहिए। अजीब आदमी था। कहता था भले ही संजीवनी खाने से 10-15 वर्ष आयु कम हो जाए, परंतु महत्वाकांक्षाएं तो पूरी हो जाएंगी। सब गलत, सुरेश्वर ने सोचा। जब सचमुच मरण की स्थिति आ जाती है तो कितनी तिलमिलाहट होती है। विवशता की चरम स्थिति, मृत्यु बोध का अद्भुत अनुभव, ऐसा सोचकर कांप उठता है। उसने कई महीनों बाद अपनी पत्नी को बताया था, अजीब बात है, जीने के लिए भी संजीवनी बूटी की आवश्यकता है और मरने के लिए भी। मैं जीवन चाहता हूं, परंतु अनिश्चितता में जीना मरने जैसा ही लगता है। जीना कौन नहीं चाहता, उसकी पत्नी ने फिर कहा। लेकिन तुम्हारा यह उलट पुलट सोचना और अंट संट बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब स्वस्थ हो गए हो, क्यों हमारा जीवन भी दूभर करते हो। वह चुप हो गया था। पापा खाना खा लो, मनु ने आकर कहा। सुरेश्वर एकाएक अपने खोल से बाहर आ गया। बोला, बन गया? हाँ, अनु ने कहा। खाना खाकर वह उठा, कुल्ला करने के लिए पानी का गिलास लिया। अरे, अचानक गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया और चूर चूर हो गया। सुरेश्वर तुरंत बोला, करुणा, मुझे जीवन बिल्कुल ऐसा ही लगता है, कांच के गिलास सा, जो कभी भी फर्श पर पड़कर टूट सकता है, चकनाचूर हो सकता है। तुम्हारे मुख से कभी अच्छी बात निकलेगी? सदा मरी झुलसी बातें ही सोचते हो। पता नहीं एक बार क्या बीमार हो गए, बस वही रोना लगाए रखते हो। और दुनिया भी तो बीमार होती है। मैं कितनी बार मरती मरती बची हूँ, परंतु कभी मैंने आप जैसी बेसिर पैर की बातें की हैं? करुणा ने थोड़ा डांटने के स्वर में अपने पति से कहा। सुरेश्वर उठकर चला गया था। वह कुछ लिखना चाहता था, कुछ तनाव ढीला करना चाहता था। उसका विचार था कि कोई संजीवनी कहानी लिख डाले। कई बार उसने यह कहानी शुरू की, परंतु पूरी ही नहीं हो पा रही थी। कहीं न कहीं व्यवधान हो जाता था। वह अपने आप को आस्थावादी लेखक कहता था, परंतु कहानी का अंत नायक की मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। वह बलात् इस विचार को झटक देता, परंतु कोई अंत भी नहीं सूझता था। आहट से ही उसने जान लिया था कि उसकी पत्नी खाना खाने के बाद दूसरे कमरे में सोने चली गई थी। वह अपनी लिखने की मेज पर बैठ गया। बड़ा उतावलापन था कुछ लिखने के लिए, परंतु जो ही उसने लिखने के लिए कलम खोला, वह ठिठक गया। अचानक यशवंत सिंह की धुंधली सी तस्वीर उभर आई। यशवंत ही उसका खास मित्र था। हनीमून के लिए वह पहाड़ों पर गया था। कहते हैं एक दिन बड़ी खड्ड में नहाने उतरा था। लोगों ने रोका भी कि बारिश के दिनों में नहाना बुद्धिमत्ता नहीं है। वह नहीं माना था, जैसे संयोग की ही बात थी। खड्ड में अचानक पानी आ गया था और इसी के साथ कांच का गिलास टूट गया था। सुरेश्वर को पता चला था तो उसे बड़ा अजीब लगा था मानो उसकी मृत्यु हो गई हो। सुरेश्वर कोहनियों के बल मेज पर बैठ गया है। वह उस बार गांव गया था कई वर्षों के बाद। वहां वह जिस भी बड़े बूढ़े के बारे में पूछे, उसी के विषय में पता चलता कि वह तो 2-3 वर्ष पहले चल बसा या 4 वर्ष पहले। वह कारण पूछता रहा था, परंतु मृत्यु का कोई विशेष कारण उसे नहीं मिल रहा था। उसे सबसे ज्यादा दुख उस लड़की की मृत्यु के समाचार से मिला था जो 17-18 वर्ष से अधिक नहीं जा सकी थी। कई वर्ष पहले उस लड़की के सिर पर ऊपर से गिरती हुई ईंट लगी थी। उसके बाद वह लड़की सीधे दिमाग वाली हो गई थी। जब कभी सुरेश्वर गांव गया, वह उससे अवश्य मिलता था। पिछली बार प्रेमलता अधिक व्याकुल दिखाई देती थी। बोली, वीर जी, मैं जीना नहीं चाहती। क्यों? उसने पूछा था। कहते हैं मैं अब जवान हो गई हूँ, मुझे अब लड़कों में घूमना फिरना नहीं चाहिए। कहकर वह चुप हो गई थी। फिर बोली थी, वीर जी, मैं सारा दिन एक ही स्थान पर कैसे बैठी रहूं? मेरी माँ कहती है तू बड़ी सीधी है, कहीं लड़कों की बातों में ना फंस जाना। मेरी माँ बड़ी चतुर बनती हैं, होंगी ही, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? सुरेश वीर जी, क्या तुम मुझे शहर नहीं ले जा सकते? मैं भाभी के पास रहूंगी, बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। सुरेश्वर उसके प्रस्ताव से चौंक गया था, परंतु उसने सांत्वना देते हुए कहा था, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना, मैं तुझे अगली बार शहर अवश्य दिखाऊंगा। और इस बार वह गांव आया था
तो उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर निराश हो गया। उसे लगा था मानो संजीवनी के अभाव में वह स्वयं मर गया था। शहर लौटने पर उसकी इच्छा थी कि प्रेमलता की मृत्यु का दुखद समाचार वह अपनी पत्नी को सुनाए, परंतु उसने नहीं सुनाया था। करुणा को ऐसी खबरें व्यर्थ की लगती थी, लेकिन वह समाचार सुरेश्वर के लिए मात्र समाचार नहीं था, एक अदृश्य मानवीय संपर्क एवं संवेदना के चटक जाने का पर्याय था। उसके मस्तिष्क में अचानक लहरियां उठने लगी। अब वह अपनी कहानी को पूरा करने में जुट गया। उसे भय था कि कहीं कहानी अधूरी ना रह जाए। वह रात भर बैठा लिखता रहा। रात की मैं तू बहुत पीछे छूट गई। प्रातः होने पर करुणा ने चाय बनाई और सुरेश्वर के कमरे में पहुंची। सुरेश्वर अपनी कोहनियां मेज पर टिकाए कहानी के कागजों पर ही झुका हुआ सो रहा था। करुणा बोली, अब उठोगी? सारी रात भी यूं ही काट दी। भला कहानी फिर नहीं लिख सकते थे? लेकिन सुरेश्वर नहीं बोला। करुणा ने सोचा कि शायद वह अभी भी उससे नाराज है, अतः उसने चाय मेज पर रखकर सुरेश्वर को गुदगुदी की, परंतु सुरेश्वर नहीं हिला। गुदगुदी उसे भाव विभोर नहीं कर पाई। करुणा ने फिर गुदगुदी की, परंतु नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। नहीं, करुणा चिल्लाई और अचानक गिर पड़ी। सुरेश्वर अब भी कुर्सी पर बैठा था, बिना किसी प्रतिक्रिया के। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।